नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है और आपकी परीक्षा आपके सर पर मंडरा रही है, कहने का मतलब ये कि आपकी परीक्षा 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में होने वाली है, आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप एक प्रकार से किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चूंकि अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर जो होने हैं वो लिखित होने वाले हैं, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि कई विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर आपको मैंने लिख करके दे रखा है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय लिखित होगा, एसयू यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु लिखित होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय लिखित होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लिखित होगा, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय लिखित होगा, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय लिखित होगा, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी लिखित होगा, ठीक है, CSJMU लिखित होगा, आपका छत्रपति साहू जी कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लिखित होगा। ऐसे ही आपका जैसे और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का एक प्रकार से पेपर, जैसे कि DDU का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का, और जहाँ तक है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी पेपर आपका लिखित हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी सुनाई पड़ रहा है, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर इससे पहले मैंने बहुत करवा रखे हैं, तो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा प्लीज़, और बाकी मैं जल्दी और ऑब्जेक्टिव भी और करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी आप जो है मैंने जो वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिखित की भी कई वीडियोस बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिखित पेपर लगातार लगे हुए हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया का पेपर आपका लगा हुआ है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, प्रोफेसर रज्जू भैया का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, और भी कई जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव का, ठीक है, इन सभी का पेपर लगा हुआ है, तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी अगर आप और भी कई विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ता है। जब आप BA प्रथम सेमेस्टर में होते हैं, बेसिकली एडमिशन लेते हैं, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है BA प्रथम सेमेस्टर में, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी का यह महामैराथन रिवीजन क्लास है। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर को एक प्रकार से मैं ऐसे समझा दूंगा कि उसको आप जितना चाहें उतना बना करके लिख पाएँ, ठीक है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को एकदम से उड़ेलने का प्रयास करूंगा, घुसेड़ने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, एकदम क्लियर हो जाए। और जब किसी भी टॉपिक की अवधारणा क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको एक प्रकार से उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं बचते हैं। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियर करना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टडी जो है प्लान। आप BA यानी कि अगर आप BA में हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको एक प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम हम करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले, शादी का माहौल चल रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हो, तो डांस वहाँ सब छोड़ो, आ जाइए पढ़ाई पर अपने। चले, भारत में राष्ट्रीय जागरण एक जन आंदोलन था, असत्य लघु रूप में स्पष्ट कीजिए। यानी ये लघुत्तरीय प्रश्न में भी आप लिख सकते हैं या अति लघुत्तरीय में भी प्रश्न आ सकता है। क्या है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण मतलब कि जो राष्ट्रीयता के प्रति जो आम जनमानस के अंदर में या उनकी अंतरात्मा में लगा कि हाँ भाई, राष्ट्रवाद भी कुछ होता है, यानी उनको लगा कि हम गुलाम हैं। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि हम गुलाम हैं, हम पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, हम पर अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था। उनको तो बस अपने राजा की फिक्र थी कि भाई हमारा राजा दूसरे राजा को पटक रहा है, मार रहा है दौड़ा दौड़ा के, बस उसी में खुशी हो जाते थे। राष्ट्रवाद का एक संकीर्ण दायरा बना हुआ था। राष्ट्रवाद एक सीमित मानसिकता बन करके रह गया था। पुरानी मतलब मध्यकालीन परंपरा में आप देखेंगे, जब छोटे छोटे राजा महाराजा, छोटी छोटी रियासतें जो थीं, वो एक प्रकार से अपने आप को खुदा समझ रही थी, आपस में लड़ भिड़ रहे थे, ठीक है। ये पूरा भारत देश या अखंड भारत का जो एक प्रकार से जो सपना देखा था चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और अशोक, ये तमाम प्रकार के ऐसे समुद्रगुप्त कनिष्क जैसे विद्वान मतलब कि शासकों ने, वो सब का सब चकनाचूर हो जाता है आधुनिक काल तक आते आते। उस चीज़ों को एक प्रकार से पुनः जागृत करने के लिए तमाम प्रकार के कवि, तमाम प्रकार के लेखकों ने मोटिवेशन दिया, और तब जा कर के एक प्रकार से लोगों के मन में लगने लगा कि हाँ भाई, हम जो है कि ये हमारा राजा एक प्रकार से, ये तो भाई कुछ क्षेत्र का एक प्रकार से मालिक है। हमारा देश तो उत्तर में जो है हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हमारा
देश तो इधर पूरब में एक प्रकार से आप देखते हैं गुजरात से लेकर के, और आप देखेंगे मतलब अरब सागर से लेकर के उधर आपका बंगाल की खाड़ी तक, उधर एक प्रकार से आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी और वहाँ बांग्लादेश तक फैला हुआ, मतलब बांग्लादेश क्या बोल रहे हैं, उधर चाइना तक फैला हुआ है। इधर आपका पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान तब बना ही नहीं था, अफगानिस्तान और रूस तक सीमा छू रही है। तो ये चीज़ें जब भारतीय को लोगों को पता हुई तब उनके अंदर एक प्रकार से राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न हुआ, यानी राष्ट्र के प्रति उनमें एक प्रकार से एक नई प्रकार की एक प्लान, एक नए प्रकार की ऊर्जा, एक नए प्रकार का तेज जागृत होता है। और वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण एक जन आंदोलन था, यानी जनता का आंदोलन था। जनता के मन में जब लगा कि हाँ भैया अंग्रेजवे हम में लूटत हैं, अंग्रेजवे हम में दबावत हैं, अंग्रेजवे हम पे जुल्म करत हैं, तब जौन है जाए के लोगन के मन में ला कि हाँ अब सही है। नहीं वो करिए पहले 1885 में कांग्रेस संस्था बनी, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम और वह दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऐसे तमाम प्रकार के लोग ने मिलकर के इसका संगठन किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए गए। बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थीं तो उस समय एक प्रकार से कांग्रेस केवल बनाई गई थी कि भाई अपनी बातों को, जनता की बातों को एक संस्था के माध्यम से हम मतलब ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे, या जो भारत में सरकार है या ईस्ट इंडिया कंपनी उसके समक्ष रखने के लिए बनाई गई थी। अब उसमें नरम दल था कि भाई हम रिक्वेस्ट करें प्रभु साहब हमारे थोड़े देख लियो, तो नहीं तो मामला देख लियो तुम्हारे जा है। 1906 ईस्वी में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरवादी नेता आए, उग्रवादी विचारधारा, जब उग्रवाद का उदय हुआ 1906 ईस्वी में, तब जाकर के लोगों के मन में यह भी लगने लगा कि हाँ भाई स्वतंत्रता मांगने का एक दूसरा तरीका भी होता है। अरे हमारे देशवा, हमारे जमीनिया, हमारे कुल चीजिया, हम हिन पे शासन करते हैं, एक गोरा लोग, इन्हें निकालो यहाँ से, रपटाओ इन्हें, भगाओ यहाँ से। तो जब इस प्रकार की मानसिकता लोगों के मन में डेवलप होने लगी, तब एक प्रकार से जाकर के लगा कि हाँ भैया ये तो देशवा कुल अपने हुए, ठीक है। चले, आरंभ में भारत राष्ट्रीय आंदोलन कुछ बुद्धिजीवियों का आंदोलन था, यानी जब शुरुआत में आंदोलन हुआ तो कुछ बड़े लोग या कुछ जो एक प्रकार से जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, राजा राम मोहन राय, वैसे तो ब्रिटिश सरकार के एकदम से राजा राम मोहन राय तो अरे सरकार मतलब बहुत बड़े विचारक हैं, आधुनिक विचारक हैं, लेकिन क्या करें राष्ट्र पे उस समय शासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और वो अपनी जनता तक बातों को पहुंचाना चाहते थे राजा राम मोहन राय। तो वो भारतीय सुधार के जनक माने जाते, भारतीय अग्रदूत माने जाते सुधार के, नवजागरण के। तो कहीं ना कहीं पे वो लोग ब्रिटिश सरकार में आस्था रखते थे, ब्रिटिश सरकार जो कहती थी उसको फॉलो करते थे। विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 में उन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया, बड़ा काम अच्छा किया। लेकिन कुछ ऐसे विचारक थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने एक प्रकार से, मैथिली शरण गुप्त की एक रचना आती है भारत भारती, उस रचना को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी पढ़ना सीखा, क्योंकि भारत भारती में भारत को लेकर के इतनी ज़बरदस्त चीज़ें लिखी थी कि उसको पढ़ने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने हिंदी सीखनी प्रारंभ कर दी। कोई रचना इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है कि उसको पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति भाषा सीखने लगे? वो रचना थी, रचना को बैन भी कर दिया गया। तो जो एक प्रकार से सरकार के खिलाफ जाता था, सरकार उसको एक प्रकार से तुरंत बैन कर देती थी, ऐसी तमाम चीज़ें थी। तो कुछ लोगों का आंदोलन था, बुद्धिजीवियों का, जो ज्ञानी थे, जो विद्वान थे, उन्हीं का आंदोलन था शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद का। लेकिन कालांतर माने समय बीतने के साथ साथ कालांतर में इसने जन आंदोलन का रूप धारण किया। जन आंदोलन मतलब कि एक आम जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक दूध बेचने वाला व्यक्ति भी जानने लगा कि हमारा देश क्या है, उसको भी अपने देश के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगा। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भाई एक दूधिया को भी, एक सब्जी बोने वाले किसान को, एक गेहूं बोने वाले किसान को, एक प्रकार से मतलब कि एक व्यापारी को, एक ब्राह्मण को, एक क्षत्रिय को, एक वैश्य को, एक मुस्लिम को, एक सिख को, एक ईसाई को, सबको ये लगने लगा कि भाई हाँ ये एक प्रकार से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वैसे ईसाई तो वही लोग थे, तो ईसाइयों को नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा था। तो इससे जन आंदोलन का रूप धारण किया। जब से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में गया, और महात्मा गांधी जब 1906 में उग्रवाद आता है, कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। अब देखिए अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो राज करो। अब कांग्रेस संस्था जो थी, जो एक प्रकार से अपनी बात, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचा रही थी, उसमें भी दो पार्ट हो गए, एक नरम दल, एक गरम दल।
नरम दल के नेता एक प्रकार से अपनी बातों को बहुत ही शांति प्रिय तरीके से रखते थे, और जो गरम दल के नेता थे मेरे प्यारे दोस्तों, वह एकदम से नहीं करोगे तो तुरंत जो है मतलब ये भी लड़ने भिड़ने पे तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो लाल बाल पाल इन दोनों ने एक प्रकार से, तो आप देखते हैं बड़ा लंबा चला, 1906 से लेकर के 1916-17 तक आप देखेंगे लगभग ये चलता है। गरम दल भी अपने एकदम से चरम सीमा पर तमाम प्रकार के आंदोलन होते हैं। फिर उसके बाद में गांधी जब आते हैं 1919 ईस्वी में, आप देखते हैं आंदोलन चलता है, और उस आंदोलन के बाद में गांधी नरम दल और गरम दल को 1916 में ही सबको एक कर देते हैं। और फिर उसके बाद में गांधी जब आंदोलन चलाना शुरू करते हैं तो एक एकता के सूत्रपात में बंधी हुई पूरी भारतीयता सामने आती है। अंग्रेजों को लगता है कि भाई ये गांधी कहाँ से आ गया, चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़ा देश उसी ओर। आप देखो पूरा देश गांधी के पीछे चल रहा था, और गांधी एक ऐसे महान विद्वान विचारक और ऐसे दैवी प्रमाण नक्षत्र जो कि राष्ट्रीयता के प्रतीक माने जाते हैं। राष्ट्रपिता यूं ही गांधी को नहीं कहा जाता, गांधी बहुत ही पावरफुल लीडर थे, बट वो एक प्रकार से जनता में, एक प्रकार से जनता के दुख को नहीं देख पाते थे। उन्होंने एक प्रकार से अहिंसात्मक आंदोलन की बात करी। गांधी जी ने तमाम आंदोलन चलाए, और जहां पर भी हिंसात्मक चीजें हुई आंदोलन को रद्द कर दिया। बहुत सारे लोग गांधी जी से खफा भी होते थे, आज भी बहुत सारे लोग खफा हैं, लेकिन गांधी की फैन फॉलोइंग आज भी कम नहीं है, पहले भी कम नहीं थी। लेकिन गांधी के कुछ ऐसे काम हैं जिसने उनके प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मतलब उनके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वो प्रश्न चिन्ह समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं इसको। तो यह जन आंदोलन हुआ जब, चूंकि गांधी आम जनमानस के पिता हैं, गांधी केवल उच्च बुद्धिजीवियों के पिता नहीं। गांधी देखते हैं कि भाई किसी के तन पर वस्त्र नहीं है, तो गांधी अपने वस्त्रों को उतार कर फेंक देते हैं कि सर्वभूषाधिके सौम्य लोक लज्जा निवारणे, ये लोक लज्जा का प्रतीक है वस्त्र, इसको भी अगर हमारी जनता नहीं पहने तो हम नहीं पहनेंगे। वो है गांधी। शौक नहीं थी कि ठंडी में भी एक धोती पहन करके, एक धोती वहीं नीचे पहनते थे, उसी धोती को ओढ़ लेते थे, डंडी लेकर के चलते थे। आज आपसे कहा जा रहा है कि भाई कुर्ता धोती पहन के निकल जाओ सड़कों पर, आप शर्म आती है आपको, नहीं निकलते, आप पैंट शर्ट पहनते हैं। लेकिन गांधी वह व्यक्ति था कि भाई वो सोच रहा था कि अगर मैं मान लेते हैं 10 या 15 साल में मैं 15 धोती या 20 धोती पहनूंगा तो 20 धोती से 20 लोग धोती पहनेंगे। वो थे गांधी, त्याग बलिदान की साकार मूर्ति है गांधी। तो जन आंदोलन हुआ, गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन सभी स्त्री पुरुषों ने किया। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन गांधी ने लाया, भारत छोड़ो आंदोलन आया, जनता की प्रबल भागीदारी रही इन सभी आंदोलन में। क्योंकि गांधी ने जो आंदोलन किए हैं उनसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की जो सिंहासन है वो हिला है, वो कांपा है, वो तड़फा है। गांधी ने मजबूर कर दिया, गांधी ने मजबूर कर दिया भैया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, और गांधी ने मजबूर कर दिया कि ब्रिटिश सरकार को एक प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट करना पड़ा। इरविन जो लॉर्ड इरविन थे, जो वायसराय थे यहाँ के, उनको एक प्रकार से आना पड़ा, भैया प्रभु गांधी महोदय आ जाओ हमारे यहाँ, आप नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी सारे नेता गए, एकदम से बैठे थे, भैया हम तो ये हैं देश की तरफ से ना, बताओ क्या बात है। जिन्ना उन्ना बैठे थे, भीमराव अम्बेडकर भी बैठे थे गोलमेज सम्मेलन में, और तमाम नेता बैठे थे भारत के। कहे तुम सब उतने पावरफुल नहीं हो, जनमानस आपके पीछे नहीं, आप विद्वान हो बहुत, जनता आपके साथ नहीं है। अरे भाई तुम लोग यहाँ बैठे हो तो भारत में आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन अपने चरम शिखर पर एकदम से धकधका रहा था उस समय आंदोलन। तो मैं पूरा इतिहास आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ रहे हैं चीज़ों को ना? बिल्कुल ऐसे ही चीज़ों को जब आपके दिमाग में तमाम प्रकार की थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी जानकारी क्लियर होगी, तो आप अपनी परीक्षा में जब बैठोगे तो याद नहीं कर पाओगे इतने बड़े क्वेश्चंस को। आपको याद भी नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, आपको दिमाग में जो चल रही बातें उनको लिखना है, और लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, बीए में लिखने से ही नंबर मिलता है। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। मतलब क्वेश्चंस, मतलब देखिए कोई भी उत्तर ना तो सही होता है और ना ही गलत होता है। उत्तर थोड़ा सही, थोड़ा और सही, और सही, बहुत सही, बहुत अच्छा होता है, पूरा गलत उत्तर नहीं होता। कुछ भी लिखेंगे तो नंबर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप कुछ भी कहने का मतलब अपनी लव स्टोरी मत लिख दीजिएगा उसमें। चले, तो इस तरीके से जन आंदोलन धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद बना। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्नों पर आते हैं। मैं कहानी बताने लगूंगा तो पूरा इतिहास समझा दूंगा आपको एक ही दो वीडियो में, तो आपका एक प्रकार से थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए आपके लिए। चले, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ?
मैंने बताया नहीं कि शुरुआत में लोगों को नहीं पता था कि भाई भारत देश क्या है। लोगों को, ये आम जनता को नहीं पता होता था कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है। उसको 2 वक्त की रोटी से मतलब है, कि उसको मतलब है कि दुनिया भर चले हमारे देश पर कौन शासन कर रहा है। और राजनीति थोड़ी ना करेगा वो, तो भाई सुबह अपना गया, ड्यूटी किया, काम किया, कुछ जो काम किया मिला रूखा सूखा उसको ग्रहण किया, सो गया, फिर सुबह उठा, फिर काम किया, फिर सो गया, जीवन खत्म। लेकिन अनेकों अनेक कारणों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की में योगदान दिया, जिनमें कई कारण थे। अब ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, मतलब पहला जो है कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जब 1857 में मंगल पांडे और उनकी टीम एक प्रकार से जब विद्रोह करती है 1857 की क्रांति, तो इससे एक प्रकार से क्या होता, पहले आज ये सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था कि भाई एक रील बना दो, वायरल हो गया, फेमस, ठीक है, चाहे कुछ भी उसमें करो, दुनिया भर का ज्ञान बताओ, बेमतलब की बातें करो, आप फेमस हो जाओगे, तुरंत फेमस हो जाओगे। मतलब बिना तर्क के, बिना सिर पूछ की बात करोगे, आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अभी फेमस होना चाहें तो आप बेमतलब की चीज़ें करें, आप फेमस हो जाओगे। लेकिन जो मतलब की चीज़ें होती हैं उसको लेकर के कोई व्यक्ति लाइक भी नहीं करेगा, ना कोई सब्सक्राइब करेगा, ना शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें ये है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसने एक प्रकार से क्या किया कि पूरे जनता में लगा कि भाई हाँ ये क्या हुआ। तो जनता, सभी जनता को, जैसे आप देखते बैरकपुर से कोई और संभाल रहा था कमान, ठीक है, कानपुर से तात्या टोपे, इधर से झांसी की रानी, बुंदेलखंड पूरा इलाका। अच्छा, बीयू झांसी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, लिखित पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, लिखना भूल गया था इस पर मैं। तो ऐसे ही और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ पर यह है कि 1857 की क्रांति से हर एक इलाकों में लोग एक प्रकार से, या जनता, कुछ जनता या कुछ बड़े लोग एक प्रकार से अंग्रेज़ों से लड़ने भिड़ने लगते हैं। तो जनता को लगता है कि ज़रूरी है कि भाई, चूँकि पूरे देश में, और चूँकि उस समय फैल चुकी थी बातें, आग की तरह फैली, और लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको काम करना है। चूँकि ये गोरे हैं और हमारा प्रजाति कैसी है, हम गेहुआ रंग के हैं, या हम मिडिल टाइप के हैं, मतलब कि हमारा ना तो ज़्यादा गोरे हैं ना काले हैं, तो हमको एक होकर के लड़ना पड़ेगा। तो लोगों के मन में लगने लगा। तो 1857 की क्रांति की वजह से लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा यहाँ से एक ज्वालामुखी की जो चिंगारी है वो निकलने लगती है। दूसरी बात, दूसरा कारण, राजनीतिक एकता का प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि उस समय एक प्रकार से आप देखते हैं राजनीतिक एकता भी हो रही थी। सारे जो एक प्रकार से मतलब चीज़ें थीं, जो एक प्रकार से राजा महाराजा थे। अब चूँकि राजनीति, छोटे छोटे तमाम राज्य जो थे उस पर उस समय चूँकि जो है मुग़ल शासन में एक बहादुर शाह जफ़र थे, उनके नेतृत्व में एक प्रकार से क्रांति, तो लोग एक प्रकार से इकट्ठा भी हो रहे थे, राजनीतिक एकीकरण भी हो रहा था। तीसरी बात, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण भी हो रहा था। इसी दौरान आपने तमाम प्रकार के सुधार भी हुए, तमाम प्रकार के विद्वान लोग भी आए, उनकी वजह से भी एक प्रकार जनता को एक प्रकार से जानकारी मिली चीज़ों की। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी पड़ रहा था, क्योंकि लोग पश्चिम की शिक्षा को पढ़ रहे थे, लोग विदेशों में जाकर के अध्ययन कर रहे थे। जब एक प्रकार से ये सब सारी चीज़ें हो रही थी विदेशों में, तो विदेश में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे 1786 मतलब 1789 की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में ही आ गए थे। उन नारों से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इंग्लैंड में तमाम क्रांतियाँ हो रही थी इंग्लैंड के सरकार के विरुद्ध, अमेरिका की क्रांति, तमाम प्रकार की क्रांतियाँ अलग अलग देशों में हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो लोगों को लगने लगा कि भारत में क्यों क्रांति नहीं हो रही है। तो जब वहाँ से ब्रिटेन से या अलग अलग देशों से, यूरोप की कंट्री से लोग पढ़ करके आने लगे, अमेरिका वगैरह से, तो भारत में भी वो उस प्रकार के आंदोलन हमारे समक्ष देखने को मिलने लगे। और लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज जो है ये हम पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधान हुआ, तमाम प्रकार के ऐतिहासिक जो दैवी मतलब की चीज़ें थी उनको रिसर्च करके सामने लाया जाने लगा कि हम तो बहुत बड़े एक प्रकार से ऐतिहासिक योद्धा रहे हैं। तो सामने आने लगा भारतीयों का विदेशियों से संबंध बना। इससे क्या हुआ, विदेशी जो विचारधारा है उसका भी एक प्रकार से आदान प्रदान हुआ। जाति विभेद नीति आई, चूँकि एक प्रकार से लोग अभी तक जाति और धर्म के को लेकर के लड़ रहे थे, अब जाति धर्म सब एक हो गया। जैसे आजकल बागेश्वर बाबा पूरे जातियों को एक करने में लगे हुए हैं, ऐसे ही आप देखते भारतीय समाचार पत्रों पर देसी साहित्य का विकास हो रहा था। ठीक है, पहले भारतीय समाचार पत्रों को अगर लिखा जा रहा था तो उस दौरान एक प्रकार से लोग उसके बंद करवा देते थे, तमाम प्रकार की चीज़ें होती थीं। अब क्या है, जो भी पत्र पत्रिकाएं चोरी छुपे छापे जा रहे थे, लोगों में एक प्रकार से पंपलेट बांटे जा रहे थे, दीवालों पर तमाम प्रकार के थॉट चिपकाए जा रहे थे, लोगों को एक प्रकार से जगाया जा रहा था। ऐसे में एक प्रकार से जाहिर सी बात है राष्ट्रीय आंदोलन का होना बहुत ज़रूरी था, और राष्ट्रवाद का उदय का ये सभी कारण एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल थे। इसके अलावा आर्थिक असंतोष और बढ़ती हुई गरीबी, लगातार एक प्रकार से जनता इंग्लैंड
इंग्लैंड की जो सरकार थी उससे प्रभावित नहीं हो पा रही थी। इंग्लैंड की सरकार के प्रति एक प्रकार से गुस्सा उनके मन में आ रहा था कि भाई जब से सरकार आई तब से एक प्रकार से असंतोष फैला है, लगातार एक प्रकार से गरीबी एक प्रकार से फैली हुई है, लोग एक प्रकार से मर रहे हैं, तो खाने के लिए अनाज नहीं है। ये ब्रिटिश सरकार एक प्रकार से, जब भारत में एक प्रकार से क्या है, जब भारत में एक प्रकार से खाने को रोटी नहीं थी, तो एक प्रकार से ब्रिटेन की सरकार के या ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में 1911 ईस्वी में तमाम प्रकार के एक प्रकार से सजाई जा रही थी, तमाम प्रकार की एक प्रकार से उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भाई देखो उसके लिए गोला दागे जा रहे हैं, उसके किसी को खाने के पास रोटी नहीं है और किसी के लिए एक प्रकार से पूरा का पूरा करोड़ों रुपए खर्च उसके स्वागत में किए जा रहे हैं। तो भाई लोगों को लगेगा, साक्षात लगेगा भाई देखो हमको खाने के लिए चीज़ें नहीं, रोटी नहीं मिल रही है, हमको कोई कप नहीं मिल रहा और ये दुनिया भर का एक प्रकार से ये कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें। सरकारी नौकरियों में अन्यायपूर्ण नीति थी, बड़े पदों पर भारतीय हो नहीं पा रहे थे, बस केवल सिपाही तक ही सीमित रह पा रहे थे। भारतीय जो से एक प्रकार से विद्वान होते थे उनको बड़ी नौकरियां नहीं मिलती थीं, तो इनको सबको लगने लगा। इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास भी हो रहा था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, अपनी विचारधारा को दूसरों तक, लोगों तक पहुँचा रहे थे। एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जा करके अपनी एक प्रकार से विचारधारा को और अपनी एक प्रकार से जो चीज़ें हैं, नीतियों को बताता था। लोग समझ पा रहे थे कि हाँ भाई हम एक हैं। ठीक है, और विदेशी आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा, तमाम प्रकार के देशों विदेशों में आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। लॉर्ड लिटन एक व्यक्ति उस समय था जो वायसराय था, ये राजनीतिक भूलें, इसने तमाम प्रकार की नीतियां बनाई, जो नीतियां एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेकार थी भारतीयों के लिए। लोगों को लगने लगा कि भाई ये लोग तो बड़े ही पागल बना रहे हैं हम लोगों को। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ उसको लेकर, वो भी एक प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ पड़ोसी देशों से राष्ट्रीय जागृति भी एक प्रकार से मिल रही थी। तो ऐसे में तमाम प्रकार के कारण रहे हैं जो राष्ट्रवाद के उदय को एकदम से फूंक देते हैं और एक चिंगारी लेकर के पूरी ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होती गड़ाम से आता है। और इस तरीके से फिर जो है फिर भारतीयों के मन में, जब आम जनता के मन में एक प्रकार से लगने लगता है कि हाँ चलो अब इनको भगाते हैं, तब जाकर के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, करो या मरो का नारा जो है दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तमाम प्रकार के नेता, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे तमाम प्रकार के नेता, ठीक है, उस्फाक उल्ला खां, ऐसे तमाम प्रकार के नेता जो हैं वो सब मिल करके एक प्रकार से यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम नेता मिल करके, सर सैयद अहमद खां से लेकर दुनिया भर के तमाम जो एक प्रकार से जो पढ़े लिखे नेता थे वो सब एक प्रकार से भारत के पक्ष में धीरे धीरे आने लगते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ा स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। तीसरा क्वेश्चन साफ देखेंगे भैया, तीसरा प्रश्न, राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण बताएं। राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण या लघुत्तरी में आएगा। राजनीतिक एकता की स्थापना हो गई थी, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा था और आर्थिक असंतोष भी एक प्रकार से लोगों के मन में था। यानी कि एक प्रकार से एक तरफ बहुत बड़े लोग हो रहे थे, दूसरी तरफ जनता कुछ खाने को नहीं मिल पा रही थी, तो लोगों को लगने लगा भाई यहाँ ये लोग चूतिया, मतलब कि मूर्ख बना रहे हैं हमको। ठीक है, चले, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ क्या है। लॉर्ड लिटन कौन सी नीति बना था जिसकी वजह से एक प्रकार से इसको भारी भरकम जो है चुकाना पड़ा और इसको एक प्रकार से लगा कि हाँ हमने भारतीयों के लिए बड़ा गलत किया। लॉर्ड लिटन के 2 दमनकारी औपनिवेशिक दृष्टिकोण थे। 1878 ईस्वी में उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। उसके अनुसार भारतीय अखबार को मतलब कि सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ नहीं छापना चाहिए। यानी एक प्रकार से मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय पत्र पत्रिकाओं में कोई चीज़ नहीं छपेगा, पहली बात तो यही। ठीक है, और अंग्रेजी मतलब कि जो एक प्रकार से पत्र पत्रिकाएँ थीं वो एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छापना है, साफ साफ बात ये थी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम या स्वीकार आयु सीमा को घटा दिया गया था। यानी कि भारतीय सिविल परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी आयु सीमा जो थी वो भी घटा दी गई थी। तो इससे एक प्रकार जो यूथ था वो इसको विद्रोह में आ गया। भारतीय शास्त्र अधिनियम एक और दमनकारी उपाय था। इसमें भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शास्त्र हथियार रखना, उसका व्यापार करना या एक दंडनीय अपराध मानता था। यानी कि अगर एक प्रकार से अगर बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति हथियार रखता है तो एक प्रकार से उसको बंद कर दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा चलता था, वो एक प्रकार से गैर कानूनी था, ऐसा भी था। तो लोगों को एक प्रकार से इससे भी एक प्रकार से प्रेरणा मिली और लोग एक प्रकार से इसके खिलाफ आ गए लॉर्ड लिटन के। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, अगर इन सभी का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तमाम प्रकार के और भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं जो कि एक प्रकार से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रैश कोर्स टाइप का है। आपकी परीक्षा में क्या आने वाला है उसको लेकर के 2, 3, 4 मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही। यानी आपकी परीक्षा कम समय में है उसके लिए एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई है। 91,
61 93 60 62 पर आपको मात्र SMS कर देना है। क्या SMS करना महोदय? अपना नाम SMS करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम SMS करना है, आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट नेम SMS करने हैं, और मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आप सेंड कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं कि कोई भी ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, तुरंत आपको ग्रुप से जुड़ दिया जाएगा। उसके बाद में एक प्रकार से आपको तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हिंदी होगा, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स से लेकर के संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की एक प्रकार से आपको नोट्स, PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मिलेंगी, ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्था। और साथ ही साथ में आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर होता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप है तो आपका को करिकुलर होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसकी तैयारी भी एक प्रकार से इसी में इंक्लूड कर दी गई है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है। तो यानी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। हाँ, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन 3-5 की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में होगी। तो आप फटाफट से SMS करें, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में हैं, सभी का एक प्रकार से तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते बिना समय गंवाए हुए, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका और जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। चले जल्दी जुड़िए, अब टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं, जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा। तो फटाफट से SMS करें, मात्र 100 रुपीज़ में अगर आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है तो आप पीछे मत हटिए, आप फटाफट से SMS करें 91 193 60 62 पर, और मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो आप बिल्कुल इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। चले आगे बढ़ते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपके ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियोस में ला दूंगा, और लाया है इससे पहले वीडियोस और भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उनके भी PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चले अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना माने होता है प्रियम्बल। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो क्या है? देखिए, भारत के गणतंत्रीय संविधान की प्रस्तावना निम्नवत है। उसमें क्या लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी भारतीय जनता की बात की जा रही है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य क्या क्या बनाने के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि एक प्रकार से भारत एक ऐसा देश बनेगा जिस पर केवल भारत की ही सरकार का अधिकार होगा। भारत की सरकार पर किसी ब्रिटेन की सरकार या इंग्लैंड की सरकार या किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं होगा। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में एक प्रकार से स्वतः निर्णय लेगा, ये होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र वह प्रक्रिया होती है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। हमारे यहाँ पर एक प्रकार चुनाव होगा, संसदीय शासन व्यवस्था होगी, और यहाँ पर एक प्रकार जो सरकार का मुखिया होगा वह एक प्रकार से जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए जो एक प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें एक जनता वोट डालती, सांसद अपने क्षेत्र से चुनती है, और वह सांसद 10 लाख व्यक्तियों की तरफ से जाकर के संसद में बैठता है और दहाड़ता है, बोलता है, उनकी समस्याओं को रखता है। तो ये लोकतांत्रिक होगा। गणराज्य क्या होता है? यानी जो देश का मुखिया है वह एक प्रकार से क्या होगा? वह एक प्रकार से गणराज्य, यानी कि वो एक प्रकार से गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति है वो अनुवांशिकता के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, यानी कि इंग्लैंड अभी रिपब्लिक नहीं, चूंकि वहाँ पर एक प्रकार से जो देश का मुखिया है वो राजा होता है, लेकिन जो सरकार का मुखिया होता है वो चुना जाता है। लेकिन भारत में क्या होगा? सरकार का मुखिया भी चुना जाएगा और देश का मुखिया भी, उसका भी चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति को भी एक प्रकार से चुनाव के द्वारा ही, एक प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव कौन? MP MLA और यही सब करते हैं, ठीक है। आपके यानी कि सांसद विधायक लोग एक प्रकार चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो यानी गणराज्य जो होगा वो एक प्रकार से जो सरकार मतलब देश का मुखिया होगा वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक विधि से चुना जाएगा, ना कि अनुवांशिक होगा, ठीक है। यानी राजा का पुत्र राजा या राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। राष्ट्रपति की योग्यता जिसमें होगी, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो बनेगा। तो ये 3 चीज़ बनाने के हेतु उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या मिलेगा भाई? क्या क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, यानी समाज के दृष्टिकोण सभी बराबर होंगे। आर्थिक मामलों में सबको बराबर करने का प्रयास किया जाएगा, और राजनीतिक तरीके से भी सभी व्यक्ति बराबर होंगे। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी को न्याय मिलेगा, ये 3 प्रकार के न्याय। इसके अलावा क्या मिलेगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1 2 3 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। किसकी? विचारों की। आप अपने विचारों को रख पाएंगे। अभिव्यक्ति, अपने एक प्रकार चीज़ों को आप उड़ेल पाएंगे, किसी के सामने रख पाएंगे, ठीक है। अभिव्यक्ति, अपने विचार को, मतलब विचार, अभिव्यक्ति, आप किसी धर्म में विश्वास कर सकते हैं तो विश्वास, धर्म, सभी की आपको स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति में विश्वास कर सकते हैं, किसी विचार में विश्वास कर सकते हैं, और किसी की भी उपासना कर सकते हैं। तो ये सब स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है, ठीक है। इसके अलावा इनको प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा सबसे इंपॉर्टेंट होगी। राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे?
उस करने वाली बंधुता, यानी कि जो हम भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें एक प्रकार से क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी हैं। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है, आप इसको एक प्रकार से वीडियो देखिएगा तो फिर से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने तो बहुत बारीकी के साथ आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व बताइए। सबसे पहली बात, हम भारत के लोग, पहला तत्व। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है भारतीय प्रस्तावना, ये मैंने आपको समझाया। तीसरी इंपॉर्टेंट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और चौथा इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व की बात कर, भ्रातृत्व या बंधुत्व मतलब एक ही होता है, भाईचारा, तो इसकी बात करता है। तो ये एक प्रकार से भारतीय संविधान के 4 मूल तत्व हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको नोट डाउन करते रहिए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नागरिकता की 2 परिभाषा दीजिए। अच्छा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक है, इसमें नागरिकता की बात की जाए तो सा डेसमांड कहते हैं कि नागरिकता सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन होता है। ठीक है, आशीर्वादम नाम के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि नागरिकता केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं वरन एक सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी होता है, यानी कि मोरल और सोशल वर्क होता है नैतिकता। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। जैसे भारत का नागरिक जो होता है वह एक प्रकार से उसको तमाम प्रकार के अधिकार, तमाम प्रकार के कर्तव्य उसको दिए जाते हैं। नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या अंतर होता है, नागरिकता के प्रकार? तो देखिए, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक होती है देसी नागरिक और एक होता है आपका क्या है, देसी नागरिक और एक होता है विदेशी नागरिकता। देखिए, देसी नागरिक का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, देश के प्रति भक्ति रखता है देसी नागरिक, जिसमें वह रहता है, यानी कि जैसे भारत में हम रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा आधार कार्ड में नाम पता सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य का अस्थायी सदस्य होता है और इसकी भूमि में रहने वाले का उसे अधिकार होता है। जैसे कि हमारे पास जो है जो खेत है, तो एक प्रकार से हमारा वो खेत है, हमारे नाम पर वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, राज्य के द्वारा प्रदत्त समस्त राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है जो भारत का नागरिक होता है। राज्य में अपनी वास्तविक संपत्ति को खरीदने के, रखने बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे कि आप 1 बीघा कहीं पर खेत खरीद सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, इस पर आपका ही अधिकार होता है। ठीक है, और विदेशी नागरिकता जो होती है, और सारे मौलिक अधिकार भी नागरिक व्यक्ति को, यानी जो देश के नागरिक होते हैं, देशी नागरिक होते हैं, उनको मिली हुई रहती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि बात की जाए विदेशी नागरिकता की, तो अपने देश के प्रति भक्ति रखता है ये, जिस देश में से आया हुआ होता है उस देश के प्रति नहीं जहाँ वह रहता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से आया है और भारत में रहता है तो अमेरिका के प्रति भक्तिभाव रखेगा, अब भारत देश के प्रति भक्तिभाव नहीं रखेगा। ठीक है, अस्थायी रूप से रहने का अधिकार उसको नहीं रहता है, वह किराए पर घर लेकर के रह सकता है। ठीक है, वह निकाला भी जा सकता है यहाँ से, कोई मैटर आया तो। राजनीतिक अधिकारों से वंचित होता है, उसको तमाम प्रकार के अधिकार नहीं मिलते हैं, जबकि विदेशियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, यानी विदेशी व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता उनको नहीं मिलती, ना पूरी समानता मिलती है, उनको एक प्रकार से कुछ ही मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन जो भारत के नागरिक होते हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता, सारे प्रकार के 6 मौलिक अधिकार उनको मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला प्रश्न, अच्छे नागरिक की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, साधारण तौर पर एक अच्छे नागरिक में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से? पहली बात तो अनुशासन होना चाहिए एक अच्छे नागरिक में। दूसरी बात, जागरूकता होनी चाहिए देश के प्रति। तीसरी बात, उसके अंदर बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस होना चाहिए। चौथी बात, आत्मसंयम होना चाहिए, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। निष्ठाओं में सामंजस्य रखने वाला होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए, और उसका जो आचरण हो नैतिक होना चाहिए, मोरल आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे नागरिक की गुण यही सब होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को परिभाषित कीजिए। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को संकलित किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जिसको भाग 3 कहा जाता है। ठीक है, भाग नागरिकता किस में होती है? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ठीक है, चले मौलिक अधिकार को परिभाषित कीजिए। देखिए, एक विद्वान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मूल अधिकारों के सिद्धांत में शासन का सीमित होना छिपा होता है। सरकार और विधानमंडल को तानाशाही से रोकना ही उसका उद्देश्य होता है। किसका? मौलिक अधिकारों का। और इस उद्देश्य को पाने के लिए यह व्यक्ति को विकास का मौका देता है, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके मौलिक अधिकारों को हनन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अगर किसी का खिलाफत भी करता तो उसका मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि यह संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, यानी संविधान द्वारा उसको मिले हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन का प्रयास किया जाता है तो वह न्यायालय में जाकर के तुरंत अधिकारों की रक्षा
कर लेता है, यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप उस सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। आप भारत सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को लिखिए। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार बेसिकली प्राप्त हैं वर्तमान में। पहले एक प्रकार से 7 मौलिक अधिकार थे, जो एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, वो है संपत्ति का मौलिक अधिकार। पहले हर व्यक्ति का संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था। अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति के साथ सरकार भी छेड़छाड़ करती थी तो सरकार के खिलाफ केस हो जाता था। ठीक है, लेकिन तमाम प्रकार के विवाद हुए इस मामले को लेकर के, फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की संज्ञा से हटा दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार है, मौलिक मतलब कि संपत्ति का अधिकार। अब 6 मौलिक अधिकार है, कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर होंगे, यानी विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति में। अनुच्छेद 16 कहता है कि भाई नौकरी वगैरह में किसी प्रकार का कोई वो भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 किसका अंत करता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो एक प्रकार 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक एक प्रकार से 5 स्वतंत्रता मतलब कि 5 प्रकार की समानता दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया। दूसरा अधिकार कौन सा? मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है। अनुच्छेद 19 में ही तमाम प्रकार की स्वतंत्रता दे दी गई है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर जाने की स्वतंत्रता पूरे देश में, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, किसी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर एक प्रकार से आपको सभा सोसाइटी करने की मतलब की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24, जैसे किसी बच्चे का शोषण किया जा रहा है, किसी महिला का शोषण हो रहा है, बलात्श्रम वगैरह, इन सभी का अंत किया गया। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। आप भारत में हैं तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप एक प्रकार से अपने धर्म में आस्था रख सकते हैं, अपने धर्म का विचार जो है विस्तृत कर सकते हैं, फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अल्पसंख्यकों का अधिकार भी, मौलिक अधिकार भी इसी में है, यानी कि जैसे कि मुस्लिम है, वो अपनी शिक्षा को बचाए रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। ठीक है, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जैन सभी अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं और उनके लिए उचित संस्कृति की रक्षा के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को एक प्रकार से संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। आपको बता दूं अनुच्छेद 32 एक प्रकार से 5 प्रकार की रिट जारी करवाता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, प्रतिषेध लेख, इस तरीके के तमाम प्रकार के लेख हैं जिसके माध्यम से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार भैया? 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि आपको मिले हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 में एक प्रकार से है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि माने होता है कानून, समक्ष माने उसके सामने, समता माने समानता। अनुच्छेद मतलब ये 14 कहता है इस बात को। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा है। तो विधि के समक्ष समता यह संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समान रूप से समान विधि यानी कानून के अधीन और समान न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे, यानी किसी व्यक्ति के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही अमीर हो, राजा हो, महाराजा हो, लेकिन उसका मैटर नहीं करता, चाहे गरीब हो, ऊंच हो कोई नीच हो, यानी कोई ब्राह्मण हो कोई शूद्र हो, नीच ऊंच कोई मामला हो, अधिकारी हो कोई गैर अधिकारी, कोई बड़े अधिकारी हो कोई एक प्रकार से कोई किसान हो, उसमें कोई मैटर नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे, यानी एक अमीर के लिए वही सज़ा होगी, किसी भी दंड मतलब किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए वही एक प्रकार से गरीब को मिलेगा, वही दंड मिलेगा, अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में, 23 और 24 दोनों में नागरिकों को शोषण से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार निषिद्धि ठहराया गया है। बेगार मतलब कि
ऐसे लोगों को एक प्रकार से, जिनके पास कुछ नहीं, उनको एक प्रकार से बेगारी करवाते थे। बेगारी मतलब होता है कि बिना पैसे के उनसे काम करवाना, उचित मजदूरी ना देना उनको, बस उनको खाना और खर्चा देते रहना और उनसे ज़बरदस्त मतलब कि उनसे काम करवाते रहना, चूँकि मजबूरी, तो उसको ख़त्म, यानी बेगारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। बेगारी प्रथा बहुत प्रचलित थी, अब तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम का निषेध, यानी कि जो बच्चे हैं 14 साल से नीचे के बच्चों को कारखानों में, 18 साल मतलब कि इन सभी बच्चों में, मतलब कि 18 साल से नीचे बच्चों को ये सभी कामों में नहीं दिया जाएगा काम, जैसे कि खाना मतलब कि खान में, कारखाना में जो जोखिम वाले है, खतरे भरे हैं, उसमें काम नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार, जैसे आपको कुछ अधिकार कोई देगा तो आपसे कर्तव्य भी आशा करेगा कि भाई आप कुछ काम भी करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य ये एक प्रकार से रसिया के संविधान से, यानी रूस के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से। क्लियर। 1976 में संविधान में संशोधन के द्वारा चतुर्थ आ, यानी कि भारतीय संविधान में भाग 4 का आ, यानी कि भाग 4 का जो ए है, भाग 4 का ए, इसमें एक प्रकार से अनुच्छेद जो रहेगा आपका 51 का, यानी 51 का, ठीक है, इसमें जोड़ा गया है। क्लियर, ध्यान रखें। कब? 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसी 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई जगह नहीं थी। ठीक है, फिर इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। वर्ष 2002 में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जोड़ दी गई, जिससे अब एक प्रकार से 11 की संख्या में मौलिक कर्तव्य हो गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो कौन सा है? वह है भैया कि जैसे कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से लेकर के 14 साल से बच्चों को वो एक प्रकार से स्कूल भेजेंगे। ठीक है, वो एक प्रकार से शिक्षा के लिए प्राइमरी पाठशाला में भेजेंगे या उनको शिक्षा दिलाएंगे, चाहे एक प्रकार से वो किसी भी सिचुएशन में। चूँकि अब देखते हैं सरकार जो है फ्री व्यवस्था कर दी है, फ्री एजुकेशन है, आप जा करके जो है प्राइमरी पाठशाला में फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री में वहाँ पर किताबें मिलती हैं, बैग भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा खाने भी मिलते हैं वहाँ पर, तमाम प्रकार की व्यवस्था। तो आपका कर्तव्य होगा कि आप उनको स्कूल भेजें। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 1976 में संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का आ 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था थी। अब एक प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। अच्छा, जो एक प्रकार से 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि मिनी मतलब होता है छोटा संविधान या लघु संविधान भी उसको कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत संशोधन किए गए थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं? सामान्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध उन सिद्धांतों से होता है जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं। कोई भी राज्य जिन सिद्धांतों के अनुसार अपने जो है अपने सुनिश्चित विकास पर बढ़ता है, वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। अंग्रेजी में इसी को DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में भाग 4 में एक प्रकार से वर्णित है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 4 के का में है। ठीक है, 51 का अनुच्छेद में शामिल हैं। देखिए, ये बात ध्यान रखेंगे, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका वर्णन भारतीय संविधान के किस खंड में किया गया है? तो चौथे खंड में, यानी चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, यह बात भी ध्यान रखेंगे। इसका मेन मकसद होता है कि भारत के नागरिक जो हैं, जिनको कुछ अधिकार दिए गए, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य कर भी सकते हैं और कर्तव्य नहीं भी कर सकते। कोई बाध्यता नहीं कि आप इन कर्तव्यों को मानेंगे ही, लेकिन कोई ऐसे बहुत ज़बरदस्त कर्तव्य नहीं कि आपको कुदाल गोड़ना है 1 बीघा जा करके। बहुत ही सरल कर्तव्य हैं जिसको हर व्यक्ति फॉलो भी करता है और करना भी चाहिए। अगर आपको 6 अधिकार मिल रहे हैं तो आपको कमाओ तो करना पड़ेगा भैया। ये खाली अधिकार लिए खातिर बप्पा के, जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति है, 10 बीघा खेत है कोनो व्यक्ति के, ओकरे 4 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, 2-2 बीघा सबका मिला, तो भैया 2-2 बीघा जब खेतवा ली हो तो बप्पा के तेरे ही अंत्येष्टि संस्कार क्या करे? तू ही 5 जने तो करबो, क्यों बहिरेस में नहीं आए करे? खेतवा तू लिहो तो कमावा क्या करे? तू ही करबो, यानी अधिकारवा तुहें दी सगर संविधानमा, तो वह संविधानमा तुमका सूद से कुछ चाहबो तो करे कि संविधान का रक्षा करो, देश के प्रति गरिमा अखंडता का बढ़ाओ, भ्रातृत्व बंधुत्व का नारा लगाओ, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करो। तमाम प्रकार के सहयोग हो सकते हैं, तो ये सब देश चाहेगा और बिल्कुल चाहना भी चाहिए। तो कौन गलत करते देश? बहुत बढ़िया करते है जब चाहते ही भैया अधिकार दी से तू का कि तू सरकारों के खिलाफ केस कह सकत हो, अगर तारा अधिकार कहना होता है तो तुझसे कुछ कामों करवाए। बिल्कुल, और कोनो काम कुदार गोड़े काम ना हुए। ठीक है, समझो।
तो वह है नीति निर्देशक सिद्धांत हुए। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये क्या हुए भैया, मौलिक कर्तव्य तो होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का हुए, ये 36 से लेकर के 51 तक लिखा है तमाम नियम कायदा कि अगर देश चाहे तो यही मेरा अपन व्यवस्था करे, जनता के लिए ई करे, जनता के लिए वो करे, मतलब जौन मन कहा है तो उन काम करे, जौन मन कहा है तो उन कहने का मतलब ये है कि वो एक प्रकार से अपनी जनता को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के काम कर सकती, जिसमें ये काम वो काम तमाम काम लिखे हुए हैं। अब देश चाहे तो वो काम करे और देश ना चाहे तो वो काम ना करे। कहने का मतलब यह है कि देश पर डिपेंड करता है कि वो चाहेगा तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो करे और चाहे ना करे। अगर वो करता है तो जनता उसकी वाहवाही करेगी सरकार की, अगर नहीं करता है तो जनता उसका विरोध नहीं कर पाएगी। यानी आप नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा है कि समान नागरिक संहिता होगी। समान नागरिक संहिता समझते हो, यानी चाहे हिंदू हुए, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी क्यों हुए, कौनों धर्म के लोग हुए, सबके खिलाफ एक कानून होगा, समान सिविल संहिता जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, नागरिक संहिता। तो वो नीति सिद्धांत में लिखा हो, लेकिन राज्य कहाँ फॉलो कर पाई उसको। आप धीरे धीरे फॉलो कर रही है तो भाई देश उसको फॉलो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसके खिलाफ आप जा करके कुछ मतलब नहीं कर सकते देश का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जैसे मौलिक अधिकारों को, अगर मौलिक अधिकार में जो चीज़ें लिखी हैं अगर उसके खिलाफ कोई काम करता देश तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, लेकिन इसके खिलाफ नहीं जा सकते हो नीति सिद्धांतों के, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका महाशय, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किन कार्यों हेतु की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र सरकार के राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है, जिसकी स्थापना मुख्य 3 कार्यों के लिए करी जाती है। 3 कार्यों को करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करी जाती है। अनुच्छेद 263 में ये बात लिखी हुई है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्य करने के लिए या जनता का हित करने के लिए ऐसा काम करती है। पहली बात, विभिन्न राज्यों के मध्य झगड़ों की जांच करके उन पर परामर्श देना। यानी कभी कभी क्या होता है, देश में कई राज्य हैं अपने देश में, ठीक है, तो उन सभी राज्यों में भी कभी कभी विवाद हो जाता है, तो उन विवाद ना हो, उन विवादों की सही जाँच हो, इसके लिए बनाई जाती है अंतर्राज्यीय परिषद। राज्यों के समान हितों पर अन्वेषण करना, अन्वेषण माने खोज करना, यानी किस राज्य पर कौन सा काम करना उचित होगा उसके लिए खोज करना। इसके अलावा अंतर्राज्यीय विचारों से संबंधित नीतियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी एक प्रकार से जो अंतर्राज्यीय राज्य जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है, तमाम प्रकार के जो राज्य हैं भारत में, उन सभी में एक प्रकार से उन सभी की जो नीतियाँ हों वो सब एक प्रकार से आपस में तालमेल खाती हुई हों, ऐसा ताकि एकता बनी रहे। इसके अलावा इस परिषद के माध्यम से ही केंद्र सरकार राज्य के विषयों में हस्तक्षेप कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से ही राज्य सरकारों के द्वारा एक प्रकार से जो काम किए जा रहे हैं उनमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है इसी के द्वारा। तो ये है अंतर्राज्यीय परिषद, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सरकारिया आयोग की 3 सिफारिशें लिखिए। देखिए, सरकारिया आयोग की 3 मुख्य सिफारिशें थी। पहला था केंद्र के अधिकार कम करने के प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए देश की एकता और अखंडता के हेतु सुदृढ़ केंद्र की आवश्यकता। सरकारी आयोग कहता है कि भाई एक सुदृढ़ केंद्र रहे ताकि एक प्रकार से कोई राज्य अलग थलग ना हो पाए और हर एक देश मतलब देश में सारे राज्य जो हैं वो एकता के सूत्रपात में बंधे रहें। केंद्र और राज्यों के मध्य अधिकारों की जो व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं उनमें कोई परिवर्तन ना करना, ये भी सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था। इसके अलावा मतलब सरकारी आयोग ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है और सरकारी संघवाद की अवधारणा का समर्थन किया है कि भाई एक प्रकार संघ को ज़्यादा पावरफुल बताता है सरकारी आयोग बेसिकली ये, ठीक है। यानी केंद्र एक प्रकार से जब पावरफुल होगा तभी एक प्रकार से देश पावरफुल होगा। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, 1935 का जो अधिनियम था एक बहुत लंबा चौड़ा प्रलेख था। ब्रिटिश संसद ने इसके पूर्व कभी भी इतना विशाल और जटिल अधिनियम पारित नहीं किया था। इसमें 451 धाराएं थीं, 15 अनुसूचियां थीं। इसमें कई विलक्षणताएं भी थी जिनके कारण से यह अधिनियम और जटिल भी हो गया था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कई विशेषताएं थी और भारतीय संविधान में 1935 का जो अधिनियम है इससे एक प्रकार से लगभग 100 से अधिक संविधानों को मतलब इसमें भारतीय संविधान में इससे लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को हूबहू उतार लिया गया है या फिर उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उतार लिया गया है इस जो शासन के अधिनियम से, चूँकि ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था उससे डायरेक्ट उठा लिया गया कॉपी करके। पहली बात इसमें क्या था, प्रांतीय स्वायत्त शासन की बात करी गई। इस अधिनियम ने दोहरी शासन प्रणाली को हटा करके
प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापित किया, यानी कि प्रांत में स्वायत्तता बनी रहे। इसके अलावा संघात्मक प्रणाली, यह भी हमारे देश के इतिहास में एक उल्लेखनीय व्यवस्था थी जिसको पहली बार किसी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। तो ये भी एक प्रकार संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था करी गई। 1919 में आरंभ की गई द्वैध शासन प्रकृति प्रांतों में समाप्त कर दी जाती है, यानी कि पहले राज्य में थी, राज्यों में समाप्त कर दी गई। अब इस द्वैध शासन व्यवस्था को एक प्रकार से केंद्र में लागू कर दिया गया। चौथी बात इसमें यह थी कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। भारतीय प्रशासन के विषय में अभी भी अंतिम निर्णय लेने का जो उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश संसद को ही था। कोई मामला होगा तो अंतिम निर्णय इस पर ब्रिटिश संसद ही पारित करेगी। पांचवी बात इसमें यह थी 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय। 1935 के अधिनियम ने एक संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी, जिससे एक प्रकार से क्या हो, जितने भी एक प्रकार से देश में तमाम विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा होगा, जो कि बड़े स्तर के विवाद होते हैं, दो राज्यों के बीच विवाद होते हैं या फिर एक प्रकार से और भी चीज़ों में विवाद के लिए एक प्रकार से ऐसा काम किया गया। तो इस तरीके से 1935 के अधिनियम में सारी व्यवस्थाएं करी गई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, जनजाति की परिभाषा दीजिए। देखिए, स्थानीय आदिम समुदायों में कि किसी भी समूह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक समान संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसी को जनजाति कहते हैं। ठीक है, जनजातियां बेसिकली आदिम समुदायों की समूह होती हैं जो एक ही समान क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, एक समान भाषा बोलती हैं, एक समान संस्कृति होती है जिनकी, और ये सभी एक प्रकार जनजातियाँ होती हैं। ठीक है, भारत की समस्त जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात 8.2% है, यानी कि 100 में से लगभग 8 लोग जो हैं वो जनजाति के हैं। ठीक है, भारत में जितनी जनसंख्या है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, भैया केंद्र और राज्यों के मध्य आय के बंटवारे पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, संघ सूची के करों की आय को केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाना, मतलब इन बांटे जाने वाले मदों को 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो आय का बंटवारा है कि भाई टैक्स कौन कहाँ सा लेगा, कैसे लेगा, खर्चा कैसे चलेगा, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, पहली बात, ऐसे कर या ऐसे टैक्स जो केंद्र के द्वारा लगाए गए हैं और एकत्रित किए जाते हैं, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्य में किया जाता है, जैसे कि आयकर। आयकर जो होता है इसके मध्य जो है बंटवारा इसमें किया जाता है। दूसरी बात, इस प्रकार के कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इनकी संपूर्ण आय केंद्र के पास ही रहती है। उदाहरण के लिए जैसे आयात कर, निर्यात कर और अन्य करों पर भी जो है एक प्रकार से जो चार्ज लगता है वो भी एक प्रकार से केंद्र के पास ही रहती है, यानी जो कर केंद्र लगाता है वो केंद्र के पास रहता है। इसके अलावा इस तरह के कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें खर्च किया जाता है, जैसे कि स्टाम्प शुल्क, मादक पदार्थ, श्रृंगार संबंधी कर, ये सब एक प्रकार राज्य और सरकार दोनों में बांटे जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं, इकट्ठा भी किए जाते हैं तथा राज्यों के मध्य वितरित किए कर दिए जाते हैं, जैसे कि कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति, उत्तराधिकार पर शुल्क, बाह्य और समुद्री जहाज के द्वारा लगाए गए जो यात्रियों और माल पर जो टैक्स लगाया जाता है वो सब, रेल का किराया हो गया, माल के भाड़ों पर ये सब जो टैक्स लगता है, ये सब जो है बंटवारा होता है राज्य और केंद्र में दोनों में। इससे राज्य और सरकार जो होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये क्या करती हैं, अपना खर्चा चलाती हैं और देश को एक प्रकार से आगे बढ़ाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनजाति की अवधारणा बताएं। देखिए, भारत में प्राचीन काल से विभिन्न प्रजातियां, मतलब प्रजाति तत्वों का समावेश होता आया है। प्राचीन काल में यातायात के साधन ना होने के कारण से प्रजातीय भिन्नताएं बनी रहीं। प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। हर एक जगह पर लोग एक प्रकार से अपनी ही चीज़ों को जानते थे, लोग दूसरों से परिचित नहीं थे तो दूसरों की संस्कृति के बारे में नहीं जानते थे, अपनी संस्कृति को सर्वोत्तम संस्कृति समझते थे। ठीक है, इस समय के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातीय स्कंधों के लोग निवास करते हैं, किंतु कुछ मानव समूह ऐसे हैं जिन्हें हम वन्य जाति, जनजाति अथवा आदिवासी के नाम से संबोधित करते हैं। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको आप एसटी कहते हैं, उनको कहा है, क्योंकि इन्हें पिछड़े वर्ग की सूची में रख करके इनके लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान भी भारत सरकार करती है। लेसी, एल्बिन और हर्बर्ट रिजले तथा ठक्कर बप्पा, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से, इन्हें आदिवासी कहा गया है, इन सभी लोगों ने बड़ा काम किया है। इन सभी लोगों ने एक प्रकार, ये सब विद्वान हैं, लेसी, एल्बिन, रिजले और ठक्कर बप्पा, इन सभी लोगों ने आदिवासियों पर बड़ा काम किया है। ठीक है, इसके विपरीत डॉक्टर घुरिये ने इन्हें पिछड़े हुए हिंदू की संज्ञा दी, बैकवर्ड हिंदू कहा है। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने जनजातियों पर रिसर्च किया, जनजातियों के अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी किया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में
चुनौती की व्यवस्था, मतलब भारत में चुनाव की व्यवस्था के लिए एक चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चुनाव यहाँ पर कर लेंगे, चुनाव के लिए। ठीक है, चुनाव की व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग बनाया गया है, या चुनाव आयोग बोलो चाहे निर्वाचन आयोग बोलो, बात एक ही है। निर्वाचन मतलब कि चुनाव आयोग ही। ठीक है, इस आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशनर, जिसको आप सीईसी बोलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था, यानी कि कुल मिलाकर के 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य होता है और 2 उसके एक प्रकार से सलाहकार होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्य में सहायता देने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी करता रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है, यानी प्रदेश स्तर पर भी ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए की जाती है, यानी इनका कार्यकाल समयकाल 6 साल का होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का और अन्य चुनाव आयुक्त का। आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संसद तथा विधानमंडलों में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, संसद का चुनाव हुआ, विधानमंडल का चुनाव हुआ, यानी कि सांसद विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषदों, इन सभी के चुनाव में एक प्रकार से जो निर्वाचन आयोग है वही एक प्रकार से वोटिंग करवाता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संघीय मंत्रिपरिषद की रचना का वर्णन कीजिए। देखिए, परिषद का गठन निम्न प्रकार से होता है। भारतीय संघीय परिषद की रचना की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे पहली बात प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्ति इस संबंध में बहुत सीमित होती है। यानी राष्ट्रपति बस केवल शपथ दिलवाता है, बाकी काम सब सांसद लोग वोट देते हैं और सांसद लोग वोट दे करके फिर प्रधानमंत्री को बनाते हैं। दूसरी बात, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। राष्ट्रपति पूछता है कि भाई विदेश मंत्रालय किसको देना है, तो राष्ट्रपति बोलता है कि हाँ भैया राजा भैया को दे दो, या उनको दे दो, भाई किसको दे दो, नितिन गडकरी को दे दो, या किसको एक रेल मंत्रालय लेना है, किसको क्या मंत्रालय लेना है, किसको विदेश मंत्रालय में जैसे एक व्यक्ति क्या नाम है उनका, एस जयशंकर, उनको दे दो। तो ऐसे एक प्रकार राष्ट्रपति पूछेगा जाकर के कि भाई किस मंत्रालय पर किसको बैठना है, तो प्रधानमंत्री बताएगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के लिए बाध्य होता है। अरे राष्ट्रपति को पूछना ही है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री के आदेश के बिना राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। मंत्रियों की विभिन्न प्रकार। देखिए, मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्यों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए मंत्रियों की 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। प्रथम श्रेणी में कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। ये मंत्रिपरिषद की प्रत्येक बैठक में भाग लेकर के अपनी राय प्रकट करते हैं। कोई भी बैठक होगी तो उसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं भाग लेते हैं। दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री की होती है, और तीसरी श्रेणी के मंत्री उप मंत्री कहे जाते हैं। ठीक है, ये सब भी एक प्रकार से इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही बड़े स्तर के होते हैं। मंत्री की शपथ। देखिए, प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ राष्ट्रपति दिलाता है कि भाई हम इस पद पर बैठते तो इस पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, उसके लिए हम जीवन का एक प्रकार से जीवन मतलब कि उसके प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे, सारी चीज़ें। यह शपथ 2 प्रकार की होती है। पहली पद की शपथ ली जाती है और दूसरी मंत्रिपरिषद के कार्यों को गुप्त रखने की शपथ, यानी कि मंत्री परिषद में जो काम या मंत्री के जो काम होते हैं वो काम क्या है, मंत्रिपरिषद की जो चीज़ें हैं उनको हम गुप्त रखेंगे, उसको रिवील नहीं करेंगे, ये सब शपथ भी ली जाती है। 2 प्रकार की शपथ होती है, एक उस पद की गरिमा को बनाए रखने की और एक प्रकार से जो है उनके कार्यों को गुप्त रखने की। 5वीं मंत्रियों की वेतन और भत्ते। देखिए, मंत्रियों के वेतन और भत्ते आदि निर्धारित करने के अधिकार संसद को प्रदान किए गए हैं, यानी कि किसी मंत्री को कितना वेतन मिलेगा, कितना उनको भत्ता मिलेगा, सारी बातें संसद डिसाइड करती है। संसद मतलब कि लोकसभा राज्यसभा में एक प्रकार से चीज़ें डिसाइड होती हैं। समय समय पर संसद मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करती रहती है। संसद इनके वेतन और भत्तों को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। मंत्रियों को रहने के लिए बांग्ला, फर्नीचर, ये सब भी एक प्रकार से मिलता है, यानी कि जो मंत्री होते हैं इनके लिए आवास की व्यवस्था भी करी जाती है। ठीक है, उसकी सुख सुविधा का ध्यान भी रखा जाता है, उसके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था करी जाती है, 4 चक्का की। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को निम्न अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। कई अधिकार हैं भारत के, जैसे कि मोदी जी को सारे अधिकार प्राप्त हैं जो लिखे हुए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जन्म करता है, यानी मंत्री किसको कौन सा मंत्रालय देना है प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। ठीक है, जीवन और मरण का केंद्र स्थल होता है
यानी मंत्रिपरिषद का जन्म, जीवन, मरण का केंद्र स्थल कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जब चाहे जिसको हटा सकता है, जब चाहे जिसको एक प्रकार से बना सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वही मंत्रिमंडल का गठन करता है। कौन? प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और उसकी सूची राष्ट्रपति को भेजता है कि भाई फलाने विभाग फलाने मंत्री को मिलेगा या फलाने व्यक्ति को मिलेगा, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में वही पूर्णतः स्वतंत्र होता है। मतलब कि एक प्रकार राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि भाई फलाने व्यक्ति को ये मंत्रालय नाम दो, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति ने मतलब प्रधानमंत्री ने लिख करके भेज दिया तो उस पर सिग्नेचर करना ही करना है। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। यानी कि अगर प्रधानमंत्री एक प्रकार से त्यागपत्र अपना दे दे राष्ट्रपति को, तब एक प्रकार से पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो अपने आप भंग हो जाएगा। चौथी बात, यदि उसे विश्वास हो जाता है प्रधानमंत्री को कि कोई मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, जो काम उस मंत्री को दिया गया था वह मंत्री वह काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रकार से वह उससे त्यागपत्र भी ले सकता है। यानी कि वो उसको मंत्री पद से हटा सकता है। वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है अथवा उसे विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे कोई विदेश मंत्री वाला है तो उसको एक प्रकार से जो है रेल मंत्रालय भी दे सकता है। किसी को एक प्रकार से रेल मंत्रालय पे है तो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता और मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन करने का काम भी प्रधानमंत्री का होता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के निर्णय और नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का ही सर्वोपरि हाथ होता है। कोई नीति कोई चीज़ें बनानी तो प्रधानमंत्री सबसे एक प्रकार से बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलें, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा अथवा किसी प्रकार से यह निश्चित हो जाए कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य जो है वो राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना संभव नहीं है। यानी मान लेते यूपी में एक प्रकार से भी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि राष्ट्रपति को लगता है, राज्यपाल चूँकि को लगता है कि भाई सही तरीके से मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से यार संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, संविधान के दायरे में काम नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार से या फिर कुछ गड़बड़ है मामला, तो राज्यपाल तुरंत जो है फ़ोन मिलाएगा किसके पास, चिट्ठी लिखेगा जो भी होगा वो राष्ट्रपति के पास कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, ये हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो राष्ट्रपति यहाँ पर एक प्रकार से अपना शासन लगा देगा। तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा। इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा 2 महीने के अंदर दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाती है तो इस अवधि के बाद इस घोषणा का अंत कर दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से 2 महीने के भीतर स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए। इस तरह की घोषणा केवल 6 महीने के लिए की जा सकती है। इसकी अवधि को एक बार में केवल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु अधिक से अधिक 3 वर्ष तक एक प्रकार से इसको आप लागू कर सकते हैं। यानी कि 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति आपातकाल की व्यवस्था नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। इसके लिए एक प्रकार से क्या होगा, इसके लिए एक प्रकार से चुनाव करना पड़ेगा, फिर से उस राज्य में एक प्रकार से मुख्यमंत्री एक प्रकार से बनाए जाएंगे। यानी कि 3 साल से पहले चुनाव करवा लेना जो है बहुत ही जरूरी हो जाएगा। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, आपात स्थिति में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। संकट काल में राष्ट्रपति जो होगा वह एक प्रकार से क्या होगा, फुल फॉर्म में होगा राज्य का, एक प्रकार से मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर उसके पास आ जाएगी, मतलब राष्ट्रपति के पास। तो संकट काल में भारतीय संविधान एकात्मक रूप से रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि प्रत्येक मतलब भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसके संकटकालीन अधिकार होते हैं। संकट काल में राष्ट्रपति देश का सर्वोसर्वा बन जाता है, परंतु संविधान निर्माताओं ने यह आशा प्रकट की है कि संकट काल में राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्र के हित में ध्यान में रख करके करेगा, ना कि एक प्रकार से उसके लिए गलत काम करेगा। ठीक है, मतलब कि कोई देश को उससे खतरा ना हो ऐसा काम राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के 3 प्रकार के संकटकालीन अधिकार हैं। पहला है बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति की आशंका। अगर एक प्रकार राष्ट्रपति को लगता है कि वह एक प्रकार से बाह्य आक्रमण कोई होने वाला है या आंतरिक अशांति एक प्रकार से देश में फैली हुई है, यदि भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक उपद्रवों के कारण से संकट में है, तो वह आपातकाल की स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति कर देता है और समस्त देश के किसी भी भाग का शासन अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति का ये पहला अधिकार।
दूसरा अधिकार, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण से उत्पन्न संकट जब हो जाए, यानी कि यदि किसी राज्यपाल अथवा राज्य प्रमुख की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य में शासनकार संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या असंभव है चलाना, तो वह राज्य समस्त शासन अपने हाथ में ले लेता है। राज्य का कौन? राष्ट्रपति। दूसरे व्यवस्था। और तीसरी व्यवस्था होती है आर्थिक संकट, यानी आर्थिक एक प्रकार से जो आर्थिक संकट होता है ये क्या होता है भैया? ये एक प्रकार से होता है आपका 360 अनुच्छेद, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या कहता है? आर्थिक संकट, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि भारत की आर्थिक स्थिरता या साख खतरे में है, या वह संकट स्थिति की घोषणा कर सकता है, या घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, 2 माह तक लागू कर दी जाएगी ये। यदि इस बीच संसद उसे स्वीकार नहीं करता है तो वह एक प्रकार से लागू नहीं होगी। क्लियर? ध्यान रखें, कहने का तात्पर्य यह है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन और लगा हुआ है आपातकाल, लेकिन ये नहीं लगा हुआ अभी तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन सभी का PDF वगैरह आप प्राप्त करके आपको करना है किसी भी सब्जेक्ट का। SMS करें 9161 93 60 62 पर, और आपको एक प्रकार सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सब्जेक्ट क्या, अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, क्रैश कोर्स जैसी व्यवस्था हो चुकी है। आप अपना एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं। आपको एक प्रकार से PDF नोट्स सबके मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, लिखित के भी और ऑब्जेक्टिव के भी, जो भी आप चाहिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। इसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में आपका पेपर जो है MCQs होगा, को करिकुलर का MCQs होगा, और विभिन्न विश्वविद्यालयों में माइनर का पेपर भी आपका MCQs होगा, जैसे कि राम मनोहर लोहिया का और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, कानपुर विश्वविद्यालय का, इन सभी का पेपर कैसा होगा आपका? ऑब्जेक्टिव होगा माइनर का भी और को करिकुलर का। तो सभी विश्वविद्यालय में माइनर होता है, मतलब को करिकुलर का सभी विश्वविद्यालय में MCQs होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो माइनर पेपर है कुछ विश्वविद्यालय में, लगभग 4-5 विश्वविद्यालय में माइनर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है, और लगभग अधिकतर भी होने लगा है। माइनर का भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो आपके लिए सभी व्यवस्था कर दी गई, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यवस्था, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स, लाइव लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। SMS कर दीजिएगा आप इस नंबर पर। बाकी इससे पहले पॉलिटिकल साइंस की अगर आपने नहीं देखा है, महामैराथन रिवीजन क्लास मैंने आपको कल परसों करवाई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संविधान, आपने देखा होगा इसको, ठीक है। 500 MCQs की श्रृंखला थी, आपने इसको देखा होगा, और मैंने एक प्रकार से पूरा विस्तार से चीज़ों को समझाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। तो MCQs और सब प्रकार की तैयारी मैं करवाता हूँ। धन्यवाद।